बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 56, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के नसर को फ़हम से पढ़कर मुतअल्लिका सवालात के जवाबात दे सके। नसरी तहारीर, कहानी, ड्रामे और मजमून में मुसन्निफ की तकनीक, मकसद और तर्ज को समझ सके। दो चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले नसर को पढ़ना, फिर उसी में से सवालात आएंगे, उसके जवाब देने। और उसके बाद नसरी तहारीर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने कहानी पे बात करनी है, ड्रामे पे और मजमून पे। ठीक है। इसमें मुसन्निफ जो लिखने वाला, उसकी तकनीक कि उसने उसको क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इस्तिआरे का इस्तेमाल किया, उसलूब उसका कैसा है, लिखने का मकसद क्या है, कहानी लिखने का मकसद क्या, ड्रामा लिखने का मकसद क्या, मजमून, फिर उसके तर्ज को समझ सके। ठीक है, ये चीज़ें हमने करनी है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि नसर क्या है। ठीक है, नसर जो है ये सादा बयानिया और रोज़मर्रा गुफ्तगू का अंदाज़ है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, नसरी है ये, हम नसर में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद शायरी के अंदर क्या होता है, शायरी के अंदर वज़न, काफिया और जज्बात का फन होता है। ठीक है, दो चीज़ें अलग अलग है। एक नसर होती है, एक नज़म होती है। नज़म किसे कहते हैं, कोई भी शेर जिसके अंदर काफिया, रदीफ, इस तरह की चीज़ें। नसर क्या, नसर एक सादा बयान है, जो मैं और आप बात करते हैं। ठीक है, उसको नसर कहते हैं। अब नसर को फहम के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सुन ले। किसी भी नसर पारे को महज पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि असल महारत उसकी गहराई को समझना होता है। अल्फाज, सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्फाज पढ़े, बल्कि उस तहरीर के अंदर जो छुपे हुए मानी है और मुसन्निफ का असल मकसद, उसको हमने देखना है, जांचना है, पड़ताल करनी है, ताकि हम समझ सके कि इसके अंदर मुसन्निफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो नसर को फहम से पढ़ने का मुनज़्ज़म तरीका, ये तीन तरीके आपने देखने कि किसी भी नसर को, कोई आपके सामने किताब है, आपने किताब में सबक पढ़ना है, आपके सामने अखबार है, अखबार में से आपने कोई तहरीर पढ़नी है, किताब है कोई भी, आपने क्या करना, सबसे पहले आपने उसको ख्वांदगी, यानी कि ख्वांदगी का मतलब होता है आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से, फहम के साथ, गौर खोज के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने गौर से मुतालिया करना है, यानी कि बिल्कुल फहम के साथ कि इसके अंदर कौन से अल्फाज है, ख़त कशीद कर लें। उस तीसरे नंबर पे आपने सवालात का रबत, तो आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से सवालात बन सकते हैं। ठीक है, पहला मतलब है ख्वांदगी। ख्वांदगी का मतलब कि जिस तरह मैंने बतलाया कि आपने मुतालिया करना है, सरसरी मुतालिया, तहरीर को तेज़ी से पढ़ें आप पहली दफ़ा, इबारत के मरकज़ी ख्याल का अंदाज़ा लगाना, इसका हदफ ये होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने ये क्या करना है कि गौर से मुतालिया करना है, कि दूसरी बार जब आपने पढ़ना है, एक एक जुमले पर मुकम्मल गौर करें। ठीक है, और तमाम मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सवालात का रबत। सवालात का रबत क्या, कि तलाश करें कि इस सवाल का ऐन जवाब नसर पारे के किस मखसूस हिस्से में मौजूद है। ठीक है, आपका एक सवाल है, यानी कि जो आपने नसर पढ़ी और आखिर में सवाल पूछा जाता है, आप देखें कि इस नसर पारे में इसका जवाब सही किस जगह पे, किस लाइन में आ रहा है। ठीक है, सवाल को इंतहाई गौर से पढ़े और समझे। ठीक है, ताकि अगर आप सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपका जवाब भी ठीक होगा। अब ये तीन चीज़ें थी हमने की, नसर के बारे में हमने जान लिया कि किस तरह हमने सवालात का जवाब देना है, नसर को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें से जो मुश्किल अल्फाज है, जो जो सवाल बन रहे उसको ख़त कशीद करें। दूसरा था हमारे पास नसरी असनाफ की पहचान। तीन चीज़ें हमने की थी, कहानी, ड्रामा, मजमून। कहानी के अंदर वाक़यात का तसलसल और मुख्तलिफ किरदार होते हैं, और ये माजी की यानी कि बात होती है, माजी में कहानी, इसमें था, थे, थी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ड्रामा जो होता है ये मुकम्मल तौर पर मुकालमों पर मबनी होता है, जिसमें मंजर कशी इंतहाई अहम है। ड्रामा आप देखते हैं, इसके अंदर किरदार होते हैं। ठीक है, यानी कि हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसका बाप होता है, ज़िमनी किरदार होते हैं, उसका भाई होता है, फिर जो है और भी कई लोग होते हैं, ये सब। ठीक है, दो चीज़ों पे मबनी होता है ड्रामा, किरदार, फिर उसके बाद एक स्टेज जिस पे वो पेश किया जाता है, मंजर जो पीछे आप नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कि वो स्लाइडें लगी है, वो एक अच्छा घर उन्होंने ख़रीदा होता है जहाँ वो सीन जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सीन कहाँ लेना है, ये सीन जो है वो इस दरख्त के पास लेना है, ये इस शहर में इस गाड़ी के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ एक ड्रामा मुकम्मल होता है। मजमून किसी ख़ास मौजू पर मालूमात,
ٹھوس دلائل اور مصنف کی ذاتی رائے اس کے اندر پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کے ذہن کو پڑھنا تجزیاتی، یعنی کہ مصنف کے ذہن کو کس طرح پڑھیں گے؟ جو اس نے تحریر لکھی ہے، ایک بہترین قاری وہ ہوتا ہے جو یہ جان لے کہ مصنف نے تحریر کیسے اور کیوں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طرز تحریر، اس کے لکھنے کا طریقہ، مقصد، اس کے پیچھے چھپے الفاظ، تکنیک کہ اس نے کون سی تکنیک استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تکنیک اور مقصد کا باہمی تعلق کہ تحریر کا اصل پیغام کیا ہے، اصلاح کرنا ہے، معلومات دینا یا محظوظ کرنا۔ اصلاح کرنا، معلومات دینا، محظوظ یعنی کہ دلچسپ یا تفریح فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھانے کا طریقہ، کیا مصنف نے مثالوں کا سہارا لیا یا کہانی سنا کر کوئی سبق دیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے تحریر، طرز تحریر، کیا تحریر کی زبان سادہ ہے یا مشکل ہے، مصنف کا لہجہ کیسا ہے، سنجیدہ ہے، جذباتی ہے، طنزیہ ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ بہترین جواب لکھنے کے یہ 3 سنہری اصول ہیں کہ جواب ہمیشہ متعلقہ اور مختصر ہونا چاہیے، اور نثر پارے کے جملے ہو بہو نقل نہ کریں، مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اگر سوال میں کسی خاص واقعے کا ذکر ہو تو متن سے اس کا درست حوالہ پیش کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کس طرح نثر کو پڑھ کے پھر اس میں سے متعلقہ سوالات کے جواب دینے، یہ پہلا کام تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 چیزوں پہ بات کی ہے، نثری تحریر جس میں کہانی تھی، ڈرامہ تھا اور مضمون تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ کہانی کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈرامے کے اندر کیا ہوتا ہے، مضمون کے اندر۔ پھر اس کو کس نے لکھا ہے؟ مصنف نے لکھا ہے۔ مصنف کا طرز بیان، تکنیک، اسلوب، یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔